गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जहां पर आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट की, चाइल्ड पेडागोजी, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पीपीएससी, ट्री के हर तरह के एग्जाम्स की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक चल रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि, विकास। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? सो ऑप्शंस है शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, इंटेलिजेंस, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रजातीय गुण। क्वेश्चन को समझिए, इनमें से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है बोला गया है। बिल्कुल प्रजातीय गुण भाषा विकास में इसका कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन 4 प्रजातीय गुण ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है, सहायक नहीं है ये। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकों के भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है? शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, यौन भेद, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट। अब यहां पे किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है पूछा गया है। सो आंसर आप सभी को पता है, भाषा विकास में सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ेगा? बौद्धिक विकास। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आयु स्तर पर बालक जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष? जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है मतलब वो एक कंप्लीट वाक्य बोल पा रहा है। तो ये अधिकतम आपके 3 वर्ष तक बच्चा बोल लेता है। ठीक है, तो 3 वर्ष हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष से पूर्व, 3 से 6 वर्ष के मध्य, 6 से 12 वर्ष, 12 वर्ष उपरांत। किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर भी सकते हैं, अदरवाइज आपको, मैंने पहले भी कहा है, ये सारे सीरीज आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप कभी भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहां पर आंसर हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है 3 से 6 वर्ष के मध्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रूनर के अनुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है। ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संक्रिया अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। ब्रूनर के अनुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था, सिंबॉलिक
स्टेज या प्रतीकात्मक अवस्था, बिल्कुल ऑप्शन आपका 3 इज करेक्ट। चलिए, क्लास टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 10 बजे डेली आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस यहाँ पर लगते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था की काल अवधि है कब से कब तक? जन्म से 3 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से ऊपर, 15 से ऊपर। प्रतीकात्मक अवस्था की काल अवधि या ड्यूरेशन, ये है आपका 3 से 11 वर्ष तक। ठीक है, 3 से 11 वर्ष तक होती है अवधि, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, अनुभवों को शब्दों तथा प्रतीकों के माध्यम से ग्रहण करना एवं प्राप्त अनुभवों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 16 वर्ष की आयु उपरांत, 11 वर्ष की आयु उपरांत, 7 वर्ष की आयु उपरांत, 3 वर्ष की आयु उपरांत। कब ऐसा कर पाते हैं बच्चे? अनुभवों को शब्दों तथा प्रतीकों के माध्यम से ग्रहण करना एवं प्राप्त अनुभवों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना, ये जो है बालक कब कर पाएंगे? 11 वर्ष की आयु उपरांत। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11 वर्ष की आयु उपरांत ऐसा प्रारंभ होता है। चलिए, बिल्कुल आपका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। जन्म से 3 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 16 से ऊपर। कब सीखता है बच्चा? शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना कब सीखता है? जन्म से 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप में होता है। जन्म से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 18 वर्ष उपरांत। नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप से किस अवस्था या किस आयु स्तर तक होता है? सात से 11 वर्ष तक सर्वाधिक होता है नैतिकता का विकास। ठीक है, ऑप्शन यहां पर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष तक सबसे अधिक प्रभाव रहता है नैतिकता का। 54 नंबर क्वेश्चन, बालकों में आत्मगौरव प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से किसी में भी नहीं। और बेहद इजी आंसर, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ प्रेज, आत्मगौरव की प्रवृत्ति। और ये पाई जाती है बाल्यावस्था में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, कल्पना की बहुलता एक्सेस फैंटेसी रहती है। कल्पनाशील कब होता है बच्चा? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर प्रौढ़ावस्था में? सबसे अधिक कल्पनाशील कब होगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता रहती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
56 नंबर क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बालक का व्यवहार अधिकांशतः मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। वयस्कावस्था तो आंसर होगा नहीं, अधिकांश मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था, बिल्कुल मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है शैशवावस्था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 57 नंबर क्वेश्चन, बालक मूर्त स्तर या कॉन्क्रीट स्तर पर चिंतन करने में सक्षम हो जाता है 0 से 2 वर्ष की आयु में, 3 से 6 वर्ष की आयु में, 7 से 11 वर्ष की आयु में, या इनमें से कोई नहीं? मूर्त स्तर पर चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मूर्त स्तर पर चिंतन आपका 7 से 11 वर्ष की आयु में करने में सक्षम हो जाता है बालक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आभासीय प्रौढ़ता स्यूडो मैच्योरिटी काल कहा गया है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को? स्यूडो मैच्योरिटी, आभासीय प्रौढ़ता, कौन सी अवस्था को कहा गया है? आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए यहां पर आभासीय प्रौढ़ता या स्यूडो मैच्योरिटी जो काल है, कहा गया है आपके किशोरावस्था को। बिल्कुल किशोरावस्था को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप में विचलित होता है? ऑप्शन है वयस्क अवस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में? बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विचलित कब होता है? बिल्कुल किशोरावस्था में। किशोरावस्था में हर कुछ आता है फ्रीडम, मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पर आपका सही हो जाएगा दूसरा। और अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है, व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है उसकी प्रकृति पर, हिज नेचर, शरीर रसायन पर, बॉडी केमिस्ट्री, उसके शारीरिक संरचना पर, हिज फिजिक, इनमें से कोई भी नहीं। बहुत ही यूनिक आंसर है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है, तो उसका स्वभाव निर्भर करता है किस पर? उसके शरीर रसायन पर, बॉडी केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रही, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। अब बिल्कुल आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म के योगदान का परिणाम है व्यक्तिक भेद? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, पति पत्नी, आनुवंशिकता एवं वातावरण? किस युग्म के योगदान का परिणाम है व्यक्तिक भेद? व्यक्तिक भेद, यहां पर आंसर मुझे दिख रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। इसी का परिणाम है व्यक्तिक भेद। इसी की वजह से हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं।
आनुवांशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण। ऑप्शन आपका 4 इज करेक्ट। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक भेद पाए जाते हैं व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त तीनों में ही। किसमें पाए जाते हैं आपके व्यक्तिक भेद? बिल्कुल, व्यक्तिक भेद हर इंसान के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर 4 सही होगा। उपयुक्त सभी में, उपयुक्त तीनों में ही आपके व्यक्तिक भेद पाए जाते हैं, तीनों डोमेन्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा 63। सामान्य रूप में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है या आईक्यू होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि पूछा गया है। 100 से ऊपर, 130 से ऊपर, 150 से ऊपर, 120 तथा 130 के मध्य। एक प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू बिल्कुल 130 से ऊपर होगी। प्रतिभाशाली है मतलब 130 से ऊपर। ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधारभूत मानदंड है मौलिकता, शब्द प्रवाह, बौद्धिक उत्कृष्टता, इनमें से कोई नहीं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे? कुछ उनका आइडेंटिटी का कुछ पहचान होगा, कुछ क्राइटेरिया होगा जिससे हम उनको ये सर्टिफाई कर पाए कि हाँ ये बच्चा प्रतिभाशाली है। कुछ तो मानदंड होगा उसका। सो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसका पहचान का आधारभूत मानदंड है बौद्धिक उत्कृष्टता, इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी। बाकी बच्चों से उसकी बुद्धि क्षमता ज्यादा होगी। सो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनानी नहीं चाहिए? अच्छा, नहीं अपनानी चाहिए पूछा गया है। ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, उसी कक्षा में पुनरावृत्ति करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करवाना, संवर्धित पाठ्यक्रम। इनमें से कौन सी प्रक्रिया प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु नहीं अपनाना चाहिए? जब भी क्वेश्चन में नहीं वाला आपको दिख जाए तो एक बार ठहर के उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर इसी में गलती होती है। प्रतिभाशाली बालकों को उसी कक्षा में पुनरावृत्ति कराना सही नहीं है। ठीक है, ये इनके लिए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी ही यहां पर हो जाएगा जो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिछड़े बालकों या बैकवर्ड चिल्ड्रन की पहचान हेतु उनकी शैक्षिक निष्पत्ति को ज्ञात करने के लिए उनकी शैक्षिक आयु में वास्तविक आयु का भाग दिया जाता है, वास्तविक आयु से गुणा किया जाता है, मानसिक आयु का भाग दिया जाता है या मानसिक आयु का गुणा किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्वेश्चन को। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए उनकी शैक्षिक निष्पत्ति या आईक्यू को ज्ञात करने के लिए उनकी शैक्षिक आयु में क्या करेंगी? वास्तविक आयु का भाग दिया जाता है। बिल्कुल, वास्तविक आयु का भाग दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? बुद्धि लब्धि,
शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक आयु, ए बी सी तीनों ही? आपको पहचान करना है पिछड़े बालकों का, तो कौन सा सूचना सबसे महत्वपूर्ण होगा? आंसर क्लियर है, शैक्षिक उपलब्धि। आप बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियां चेक कीजिए, रिजल्ट चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाए कौन सा बच्चा पिछड़ा है, कौन सा प्रतिभाशाली है। क्वेश्चन नंबर 68, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है उपलब्ध परीक्षा आयोजन करना, निदानात्मक परीक्षा का आयोजन करना, व्यक्ति अध्ययन करना, या शब्द प्रवाह का परीक्षा का प्रयोग करना। चलिए, 4 ऑप्शंस है। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त नहीं है? शब्द प्रभाव परीक्षण का प्रयोग करना ये कोई उपयुक्त तरीका नहीं है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए। ऑप्शन डी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। शब्द प्रभाव का परीक्षण का प्रयोग करना कोई उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है हमारा 69, मानसिक बंधन यानी मेंटल रिटार्डनेस से अभिप्राय है? क्या समझते हैं मानसिक बंधन से? ऑप्शंस देखिए, निम्न स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का होना, निम्न बुद्धि का होना, अनुपयुक्त मानसिक आचरण का होना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मानसिक मंदन से क्या अभिप्राय है? आप सब मुझे क्लास के एंड में बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टफ लगे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं फ्रेंड्स, तो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मानसिक मंदन से अभिप्राय क्या है? लो इंटेलिजेंसी, बच्ची की बुद्धि कम है, निम्न बुद्धि का होना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। किसी बालक को अपराधी बालक कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अत्यावश्यक मानी गई है? ऑप्शन है बालक का पिछड़ापन, क्या जो बालक पिछड़ा है उसको हम अपराधी बालक बोलेंगे? माता पिता में तलाक होना, कैसे बालक अपराधी बालक कहलाएंगे? पारिवारिक कलह का होना अपराधी बालक की दशा है? या असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो संलिप्त रहना, क्या ये अपराधी बालक के लक्षण है? क्लियर है आंसर यहां पर? अपराधी बालक कहलाने के लिए सबसे अत्यावश्यक दशा मानी गई है असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो संलिप्त रहना उस बालक के साथ। ऑप्शन यहां पर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उत्तम है? ऑप्शन है त्वरण उपागम, एक्सेलरेशन अप्रोच, संवर्धन उपागम, या एनरिचमेंट अप्रोच। उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था एनरिच्ड करिकुलम, या व्यक्तिगत अनुदेशन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस। चलिए, लास्ट क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षा देने हेतु कौन सा उपागम उत्तम है? व्यक्तिगत अनुदेशन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का उपागम सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।
तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।